Assalamualaikum everyone, this is Medical Gateway, and in this part, we are going to study regarding the general classification of hormones. So hormones are basically divided into three types of classes. ठीक है, तो तीन तरह की क्लासेस में हार्मोन को डिवाइड करते हैं हार्मोन्स को हम. वन इज़ द हार्मोन्स जो कि प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं. फिर वो हार्मोन्स जो स्टीरॉयड्स हैं, और तीसरे नंबर पे आते हैं वो हार्मोन्स विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ द अमाइनो एसिड टायरोसिन. ठीक है, तो एक हो गए प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, एक हो गए स्टीरॉयड्स, और एक हो गए डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन. ठीक है, अब प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स कौन से हार्मोन्स हैं? अच्छा, प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स बोथ स्टार्ट विद द अल्फाबेट पी, तो इसके अंदर जितने भी हार्मोन्स आते हैं वो सारे के सारे पी से ही शुरू होते हैं. सो द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, द हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियाज एंड द हार्मोन्स ऑफ parathyroid gland, they all are included in protein and polypeptides type of hormones. अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड अभी हम आगे अगले पार्ट में ही पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में. तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत से हार्मोन सिक्रीट करता है, लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ACTH, FSH, LH. ठीक है, पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करते हैं? पेनक्रियाज सिक्रीट करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. और पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन. अब ये कहाँ पे ये सारे ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं तो हम अगले पिक्चर में देखते हैं. सो पिट्यूटरी यहाँ पे लोकेटेड है, ये ब्रेन है, और ये ब्रेन के नीचे दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो एक तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोटीन्स है. सेकेंड वन इज द पैनक्रियास, तो ये स्टमक है. स्टमक के पीछे अगर आप देखें ये जो येलोइश ग्लैंड पड़ा हुआ है, दिस इज द पेनक्रियास. तो ये पेनक्रियास सिक्रीट करेगा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इंसुलिन वही इंसुलिन है विच डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. ओके, एंड एट द थर्ड वी हैव पैराथायरॉयड ग्लैंड. ये है आपका येलोइश कलर का बड़ा सा थायरॉयड ग्लैंड. तो थायरॉयड ग्लैंड के पीछे चार छोटे छोटे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पड़े होते हैं. तो एक ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, फिर ये, फिर ये, फिर ये. सो द पिट्यूटरी, द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एंड द पैनक्रियाज, दे ऑल आर प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड टाइप ऑफ हार्मोन्स. ओके, देन वी हैव स्टीरॉयड हार्मोन्स. स्टीरॉयड हार्मोन्स में हमारे पास आते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के, ओवरीज के, टेस्टिस के और प्लेसेंटा के हार्मोन्स. अब अगर आप इसमें गौर करो, ovaries, testes and placenta. So these three are related to the reproductive system. तो reproductive hormones जो हैं, चाहे वो ओवरी से निकल रहे हैं, चाहे टेस्टिस से, चाहे प्लेसेंटा से, ये सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स के अंदर आते हैं. ठीक है, अब ओवरीज कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है? ओवरीज प्रोड्यूस करती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और सेम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा भी प्रोड्यूस करती है. सो प्लेसेंटा भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है. एंड देन टेस्टिस को कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? टेस्टिस प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरॉन. ओके, अच्छा, और ये सारे आगे हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स में. फिर हमारे पास है एड्रीनल कॉर्टेक्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है? एड्रीनल ग्लैंड की एक लेयर होती है एड्रीनल कॉर्टेक्स, वो प्रोड्यूस करते हैं कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन. कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल द फेमस स्ट्रेस हार्मोन, और एल्डोस्टेरॉन आपने किडनी में पढ़ा था, विच इज इन्वॉल्व विद द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. ओके, अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है एड्रीनल ग्लैंड्स. ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर ये देखो जो छोटा सा येलोइश कलर का है ना, ये वाला, और ये दूसरी किडनी के ऊपर ये वाला, दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड. अब इस एड्रीनल ग्लैंड की एक लेयर होती है एड्रीनल कॉर्टेक्स, फिर एक लेयर है एड्रीनल मेडुला. तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो बना रही है ये हमारे पास कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन. ठीक है, देन वी हैव द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स. तो उसमें हमारे पास ओवरीज आ जाती हैं. ओवरीज ये पड़ी हैं, ओवरीज, ठीक है, यहाँ पे होती हैं ओवरीज. तो ओवरीज प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड इन द मेल दीज आर द टेस्टीज, और टेस्टीज प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन. ठीक है, और फिर प्लेसेंटा भी प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं इन दी स्टीरॉयड हार्मोन्स. सिंपल याद करना है तुझे, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एंड अलॉन्ग विद दी cortisol and aldosterone, ये आ गए स्टीरॉयड हार्मोन के अंदर. एंड देन वी हैव द डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन. अच्छा, यहाँ पे भी प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड है, और यहाँ पे भी एक अमाइनो एसिड टायरोसिन से जो बन रहे हैं वो हैं, मगर इनको हमने अलग क्लासीफाई कर लिया क्योंकि थोड़ा सा फर्क बिहेव करते हैं. सो डेरिवेटिव्स ऑफ द अमाइनो एसिड टायरोसिन, तो ये कौन से हैं जी? ये हमारे पास हैं थायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और एड्रीनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन. अब थायरॉयड ग्लैंड किधर है जी? थायरॉयड ग्लैंड ये पड़ा हुआ है. थायरॉयड ग्लैंड को क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरॉयड हार्मोन. ठीक है,
तो थायराइड हार्मोन T3 एंड T4, ठीक है, उसकी टाइप्स होती हैं। तो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। एंड देन दूसरा हमने डिस्कस किया था एड्रीनल मेडल्ला। अब जितना एड्रीनल ग्लैंड की एक लेयर थी एड्रीनल कॉर्टेक्स, उसी तरह एड्रीनल ग्लैंड की एक लेयर है एड्रीनल मेडल्ला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स तो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता था और स्टीरॉयड हार्मोन है, जबकि एड्रीनल मेडल्ला एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करते हैं, विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन। ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन तो सुने सुने नहीं लग रहे। यस, ये वही एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते थे। ये वही एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है। तो अब ये एड्रीनल ग्लैंड है, इसकी एक लेयर थी एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक लेयर थी एड्रीनल मेडल्ला। तो एड्रीनल मेडल्ला प्रोड्यूस करेंगे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 मेजर मोटी मोटी बड़ी बड़ी क्लासिफिकेशंस आ गई हैं। अब इन क्लासिफिकेशन को याद करने का फ़ायदा क्या है? हम इंडिविजुअल ग्लैंड ही ना पढ़ लें और इंडिविजुअल ग्लैंड के चैप्टर ही ना पढ़ लें, क्योंकि अभी पिट्यूटरी पे एक पूरा चैप्टर है, फिर पेनक्रियास पे पूरा चैप्टर है, फिर एड्रीनल ग्लैंड से पूरा चैप्टर है, फिर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरे मेल फीमेल वो सारे पूरे। तो ये जितने भी यहाँ पे लफ्ज़ या टाइप्स लिखी हुई इन सारों में पूरे चैप्टर हैं आगे जाके, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर हमें इनकी एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन पता होगी तो हमें ये पता होगा कि ये जो सारे हैं ना, ये जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये सारे किसी ना किसी तरह एक तरीके से बिहेव करते हैं। अच्छा, तरीके से क्या बिहेव करते हैं? इनका फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन तो बिल्कुल भी एक नहीं है। बिहेव करने से मुराद कि इनकी, चूंकि ये सारे प्रोटीन्स हैं तो सारे ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग का तरीका एक होगा, इनकी स्टोरेज का तरीका एक होगा, इनके रिलीज का तरीका एक होगा, इनके ट्रैवलिंग का तरीका एक होगा। हाँ, इन सारों के फंक्शंस बिल्कुल फ़र्क हैं। अब जिस तरह के प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स अगर कोई हार्मोन है तो किस तरह बनेगा? तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन जिस तरह बनेगी उसी तरह बनेगा बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अच्छा, तो प्रोटीन कहाँ बनती है जी? वो राइबोसोम पे बनती है, तो ये भी राइबोसोम से बनेंगे। फिर क्या होती है उनकी जी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है। अच्छा, तो इन सारों की भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगी। फिर क्या होता है जी? फिर वो प्रोटीन पैकेज हो जाती है गोल्जी एपरेटस में जाके। अच्छा जी, गोल्जी बॉडीज उन्हें पैकेज कर देंगी। अच्छा, तो पैकेज करके यानी कि ये पैकेज्ड फॉर्म में, वेजिकल की फॉर्म में पड़ी रहेंगे ये सारे हार्मोन। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई ये आपको बता रहे हैं टाइप्स, ताकि आपको उसको समझ आ जाए। फिर जो प्रोटीन्स बनती हैं वो अगर वेजिकल्स में पैक होंगे तो फिर उनकी एक्सोसाइटोसिस होगी जब रिलीज होने के लिए। तो इन सारों की एक्सोसाइटोसिस होती है रिलीज होने के लिए। फिर प्रोटीन है तो वो ब्लड में ट्रेवल किस तरह करेगी? तो वो ब्लड में, और वो मेम्ब्रेन को क्रॉस किस तरह करेगी? तो वो जो हार्मोन्स हैं जो कि लिपिड वाले होते हैं, जिस तरह के स्टीरॉयड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ये आराम से मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह तो बनने से लेके इनकी ट्रैवलिंग और क्रॉसिंग ऑफ मेम्ब्रेन और रिलीज, ये सारा थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। तो ये अभी हम इसी लेक्चर में अब हम ये डिस्कस करने लगे। सो कमिंग टू द पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स। अच्छा जी, कैसे बन रहे हैं? वही जो राइबोसोम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहाँ से सारे बने थे। मगर जो प्रोटीन हार्मोन्स है ना, फिर जब भी प्रोटीन बनती है तो उसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है। तो इसी तरह ये जो प्रोटीन्स बन रही हैं ये भी प्री प्रो हार्मोन की फॉर्म में बनती हैं। फिर वो थोड़ा सा मॉडिफाई होता है तो प्रो हार्मोन बन जाता है, और प्रो हार्मोन थोड़ा सा मॉडिफाई होकर हार्मोन बन जाता है, ठीक है। जिस तरह प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो रही है तो उसकी भी मॉडिफिकेशन हो रही है फ्रॉम प्री प्रो हार्मोन टू प्रो हार्मोन टू हार्मोन, ठीक है। और जब बन गए उसके बाद क्या होगा? प्रोटीन ने तो स्टोर हो जाना है, गोल्जी एपरेटस उसको एक सिक्रीटरी वेजिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो ये सारी जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं ये स्टोर हो जाएंगे सेल के अंदर। अच्छा, जब कोई स्टिमुलस आएगा, जब इनके रिलीज की जरूरत पड़ेगी तो एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा वेजिकल्स का। और जब भी एक्सोसाइटोसिस होता है वेजिकल्स का, तो किस तरह एक्सोसाइटोसिस होता था ये भी आपने कहीं ना कहीं काफ़ी जगह पढ़ा होगा। और आगे जाके इंडिविजुअल हर हार्मोन में एक कहानी दोबारा से आएगी जी, प्रोडक्शन कैसे हो रही है जी, रिलीज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो रिलीज होता है एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेजिकल्स है, ठीक है। अब एक्सोसाइटोसिस एग्जैक्टली होता क्या कि कोई स्टिमुलस आया और स्टिमुलस ने कहा कि भाई अब रिलीज कर दो हार्मोन को, और वो स्टिमुलस और रिलीज के बीच में क्या हो रहा है? वो जो स्टिमुलस आया तो स्टिमुलस ने डीपोलराइजेशन करा दी। डीपोलराइजेशन कराने की वजह से कैल्शियम आयंस ना वो साइटोप्लाज्म में बढ़ गए, और जब कैल्शियम आयंस साइटोप्लाज्म में बढ़ते हैं तो वो कैल्शियम आयंस वेजिकल्स की एक्सोसाइटोसिस करवा देते हैं। अब ये स्टोरी अगले 4 चैप्टरों में बड़ी जगह आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो वेजिकल में स्टोर हुए, कैल्शियम अंदर आया तो एक्सोसाइटोसिस हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जी चूंकि प्रोटीन हार्मोन है तो ये वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल चीज़ को मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है,
जो इसलिए एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। मगर वाटर सॉल्युबल चीज़ जब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जाती है तो वहाँ पे वो फ्रीली ट्रेवल कर सकती है, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती किसी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ट्रैवल करने की। जिस तरह के स्टीरॉयड हार्मोन्स है ना, उनको बाइंडिंग प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। स्टीरॉयड हार्मोन्स मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, मगर जब ब्लड के अंदर जाएंगे तो ब्लड के अंदर उन्हें एक बाइंडिंग प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी वो ट्रैवल कराने के लिए। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं उसे। मगर ये तो प्रोटीन है, प्रोटीन को जब प्रोटीन ब्लड में जाएगा ना तो इसको कोई टेंशन नहीं है, इसे कोई बाइंडिंग प्रोटीन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो खुद प्रोटीन है। तो ये आराम से फ्रीली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ट्रैवल कर लेगा और टारगेट टिश्यू पे जाके एक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये थी सारी प्रोटीन की स्टोरी। अब इसी के कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं हम स्टीरॉयड का। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स में क्या है जी, प्रोटीन हार्मोन्स तो पहले से बने पड़े होते थे और वेजिकल में स्टोर होते थे, जब ज़रूरत होती थी तो रिलीज होते थे। स्टीरॉयड हार्मोन कहता है मैंने कोई नहीं पहले बने पड़े रहना, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तभी का तभी बनूंगा। ठीक है, तो ये कोई स्टोर नहीं पड़े होते। जैसे ही सिग्नल आता है कि जी प्रोड्यूस करो, स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करो, तो कहता है ठीक है, फ़ौरन ही प्रोड्यूस करके रिलीज कर देते हैं। तो फ़ौरन ही जैसे स्टिमुलस आया तो साथ ही रैपिड सिंथेसिस होती है जी स्टीरॉयड हार्मोन्स की। स्टीरॉयड हार्मोन बनते कैसे हैं इतनी रैपिडली जो बनाने हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने के लिए। हम सारा कहानी है जी कि कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड, कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड, ब्लड वेसल्स के अंदर जाके बैठ जाता है, बट स्टीरॉयड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो सम कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी। सो जी अब फ़ौरन रैपिड सिंथेसिस होगा कि जो सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल पड़ा है उसको फ़ौरन पकड़ेगा सेल और उस कोलेस्ट्रॉल से फ़ौरन स्टीरॉयड हार्मोन बनाएगा और फिर फ़ौरन इसे रिलीज़ कर देगा। स्टोर्ड फॉर्म पड़ी नहीं है। ठीक है, आफ्टर सिंथेसिस दे कैन सिंपली अच्छा, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये बन गए हैं ना, तो चूंकि कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं, लिपिड से बन रहे हैं, तो अब इसको मेम्ब्रेन क्रॉस करने में कोई मसला नहीं, आराम से मज़े से डिफ्यूज़ कर जाएंगे मेम्ब्रेन को, बिकॉज दे आर हाईली लिपिड सॉल्युबल इन नेचर। ठीक है, हाँ आगे जाके जब ब्लड के अंदर ट्रैवल करना है तो इन्हें कोई बाइंडिंग प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, वो बाइंडिंग प्रोटीन इन्हें बाइंड करा के ब्लड में ट्रैवल कराती है। ठीक है, क्योंकि ये तो कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं तो लिपिड। तो ये थी स्टीरॉयड हार्मोन की कहानी। अब आगे जाके कहानी देख लेते हैं जी अमाइन हार्मोन्स। ये जो इनके अमाइन हार्मोन्स हैं जो टायरोसिन के डेरिवेटिव्स हैं, कौन से थे भी, एक थायराइड हार्मोन था और एक एपिनेफ्रिन था। पहले थायराइड को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब इनका भी मिला जुला सा ये है कि ये भी प्रॉपर अमाइन है तो प्रोटीन की तरह ही ये प्रॉपर बनेंगे, प्रॉपर स्टोर होंगे, प्रॉपर रिलीज होंगे, मगर इनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इनको ट्रैवल कराने के लिए एक बाइंडिंग प्रोटीन की भी जरूरत है। सिंथेसाइज भी होता है, प्रॉपर स्टोर भी होता है जिस तरह बाकी प्रोटीन हार्मोन्स थे, फिर ब्लड के अंदर जाता है, मगर ब्लड के अंदर इतना फ्रीली नहीं भागता फिरता थायराइड। हम नहीं चाहते कि थायराइड सीधा जाके सेल को जाके, अच्छा थायराइड हार्मोन पता है क्या करता है, थायराइड हार्मोन ने सारी चीज़ों को तेज़ कर देना है। जिस तरह के मेटाबॉलिज्म है ना, तो थायराइड हार्मोन ने मेटाबॉलिज्म बढ़ा देना है, रिफ्लेक्सेस को बढ़ा देना है, स्वेटिंग होने लग जाएगी, तो हाई मेटाबॉलिक रेट कर देता है थायराइड एक्टिविटी को। अब चूंकि इसका फंक्शन इस तरह का है तो हम चाहते हैं कि ये हार्मोन स्लो रिलीज हो, इस हार्मोन का टारगेट टिश्यू पे जाके सीधा ही नहीं कि सारा के सारा 100/100 जाके उस पर अटैक कर दे। तो वी जस्ट वांट दैट दीज हार्मोन टू बी रिलीज स्लोली टुवर्ड्स द टारगेट टिश्यूज। ओके, ठीक है, तो अब ये बाइंड करते हैं थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से, एक प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं और फिर ट्रैवल करते हैं, और फिर ये प्रोटीन आहिस्ता आहिस्ता इनको रिलीज करवाती है टुवर्ड्स द टारगेट टिश्यूज। ठीक है, अब ये सारी डिटेल्स आगे जाके दोबारा आ जाएंगी इनकी रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, ज़्यादा विद मोर कॉन्सेप्ट्स तो आपको ज़्यादा ईजी लगे। अच्छा जी, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का क्या करती हैं, तो वो भी तकरीबन वैसे ही हैं जैसे ये प्रोटीन्स और बाकी अमाइंस बन रहे हैं कि जी पहले फॉर्म होते हैं, फिर वेजिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं, फिर एक्सोसाइटोसिस होती है, फिर सर्कुलेशन के अंदर एंटर होते हैं। तो ये तो एग्जैक्टली प्रोटीन वाली कहानी है ना। ठीक है, कि बन भी रहे हैं, फिर वेजिकल में स्टोर भी हो रहे हैं, फिर कैल्शियम आ रहा है तो एक्सोसाइटोस भी हो रहे हैं, फिर सर्कुलेशन के अंदर जा रहे हैं। अच्छा हाँ, फिर सर्कुलेशन के अंदर जाके ये फ्री फॉर्म में भी रह सकते हैं, किसी के साथ बाइंड भी कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की स्टोरी कुछ इस तरह की है। ठीक है जी, तो ये हमने पार्ट ख़त्म कर लिया है। इसमें हमने 3 क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं बेसिक हार्मोन्स की, और हमने देखा कि कौन से हार्मोन्स हैं, कहाँ कहाँ पड़े होते हैं ये ग्लैंड्स। ठीक है, और फिर हमने देखा कि बिहेव किस तरह करते हैं, बनते किस तरह हैं, सेल से बाहर किस तरह आते हैं, स्टोर होते हैं कि नहीं होते हैं, और फिर ट्रैवल किस तरह करते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज इट, और ये एंडो का भी स्टार्ट है। सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।